बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान हकीम अताउर सिद्दीकी आज हेल्थ स्पेशल के प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। और आज का जो हमारा मौजू है वो जिगर के अमराज पे है। और आप जानते हैं कि जिगर हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अहमियत का हामिल जो है ना, एक अल्लाह पाक ने उज़ू बनाया है। और सेहत के वाले से आपको बताएं कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है और आसानियों की तरफ, आसाइशों की तरफ जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा पेचीदगियाँ ज़िंदगी में पैदा हो रही हैं और उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान घिरा भी जा रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ ले चुका है। वो जो पहले जिस्मानी मशक्क़त तगो-दो करते थे, बॉडी वार्म अप होती थी और इंसान अपनी ज़िंदगी को बतरीके एहसन गुजारता था। लेकिन अब एक कमरे के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज़ हों, वो सारा एक कमरे के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का मौजब है। और आप जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है जिगर। जिगर अल्लाह पाक ने इतना बड़ा उज़ू बनाया है, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह कहूं कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा उज़ू, आम इंसानी जो जिस्म है उसके अंदर जो जिगर है वो 2 किलो से लेके 3.5 किलो तक इसका वजन होता है। यानी ये सिर्फ हुजम में और ना के वजन में बड़ा है, बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी जो सबसे ज्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है वो जिगर है। और आपको ये बताता चलूं कि 500 से ज्यादा जिगर फंक्शन प्रमोट कर रहा है इंसानी बॉडी के लिए। और 40 से ज्यादा लिक्विड एंजाइम पैदा कर रहा है जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो फंक्शन प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि एक मशहूर मकूला है कि ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो जिगर का टुकड़ा से मुराद ये कि ये मेरा सब कुछ है। और हम अगर इंसानी जिस्म में देखें तो जिगर पूरे जिस्म का सब कुछ है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें अपने जिगर के लिए कौन कौन सी खुराक खानी है, जिगर के लिए कौन कौन से अद्वियात का इस्तेमाल करना है, और जिगर के अमराज से बचने के लिए हिफ्ज़ मतकदुम हमें कौन कौन सी एहतियातें करनी है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर और इस मौजू के ऊपर हमने पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। हमारे पहले मेहमान यहाँ मौजूद हैं, वो उनका नाम है हकीम जवाद अशफाक साहब, जो प्रिंसिपल हैं हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज के। और माशाल्लाह बहुत नामी गिरामी और मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तान की, तिब्बी दुनिया में इनका एक नाम है। और आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने इनको बड़ा इल्म से नवाजा है, उनको बहुत शौक था इल्म का, और इन्होंने एमफिल किया पैथोलॉजी में और अब माशाल्लाह ये पीएचडी कर रहे हैं। जनाब हकीम जवाद अशफाक साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने बहुत प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरे मेहमान हमारे बिल्कुल इनके साथ बैठे हैं हकीम बलीगुर रहमान कुरैशी साहब। ये खानदानी तबीब है माशाल्लाह, और मुख्तलिफ अदारों में इन्होंने बहुत ज़्यादा तिब की खिदमत अंजाम दी हैं। और माशाल्लाह इन्होंने भी हिस्ट्री में मास्टर किया है और हमारे ये पढ़े लिखे हुक्मा में इनका शुमार होता है। हकीम बलीगुर रहमान कुरैशी साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जवाद इशफाक साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जैसे आप देखें कि अमराज जिगर के हवाले से जो हमारी ये पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि एक मैं छोटा सा बल्कि ये बताऊं कि पहले वक्तों में जितने भी हुक्मा होते थे वो सबसे पहले नब्ज के अंदर जिगर की पोजीशन को डायग्नोस करते थे कि जिगर इंसान का किस लेवल पे है, और इलाज भी वहीं से शुरू करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि जनरली जो है हमारी बॉडी के अंदर जिगर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? जरा इसके बारे में प्लीज बताइए आवाम को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। जिगर का मौजू जो है इंतहाई अहम मौजू है। और जिगर, जिस तरह भी आपने तारुफ में बताया है कि ये जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और इसका साइज जो है वो तकरीबन फुटबॉल के साइज जितना जो है वो होता है। और बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स की सिक्रीशन जो है वो इसका फंक्शन है। जी। जिस तरह भी आपने बताया कि अराउंड 40 जो है ये एंजाइम्स और हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो बना रहा है। जी। जिगर जिस्म के अंदर जो है यूं समझ लें कि ये मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। यानी जितना भी मेटाबॉलिज्म का ताल्लुक है वो जिगर के साथ है। और मेन हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट और मेन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है वो जिगर, हमारा लीवर है। अब जिगर जो है वो मुख्तलिफ अफ़ाल जो है वो सर अंजाम देता है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें इमल्सिफिकेशन की। जी। जैसे हमें पता है कि जिगर जो है ये क्या करता है कि फैट को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक। यानी कि जो भी हम चिकनाई खाते हैं उसकी जो डाइजेशन है उसके अंदर जो है वो इसका रोल है, क्योंकि ये जबरदस्त। बाइल बनाता है।
ठीक है। जबरदस्त। और बाइल साल्ट्स जो हैं, वो बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसकी जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है, लिपिड की डाइजेशन करता है। जबरदस्त। आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग जिनका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है, उनके अंदर ये चिकनाई वगैरह जो है वो हजम करने की उस तरह से जो है वो अहलियत नहीं रहती। उसकी यही वजह है कि जो जिगर बाइल बनाता है उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, और फिर वो आहिस्ता 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 छोटी आंत में पहुंचकर वहां पे चिकनाई को हजम करने में मदद देता है। तो इसलिए उनका ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ जिगर जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको जी यूरिया कहते हैं, जी जी। यूरिया को अमोनिया साइकिल की मदद से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना और यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट, सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है। अमोनिया कन्वर्ट होती है यूरिया में, और यूरिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, बिल्कुल ऐसा। और इसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल जो है ये भी कौन परफॉर्म कर रहा है? लीवर परफॉर्म कर रहा है। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया, जिसको 1 ग्राम को जिस्म से निकालने के लिए आधा लीटर पानी चाहिए। तो ये हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, जानदारों के अंदर है जो पानी के अंदर रहते हैं। तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने अमोनिया को जो है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम जो है वो जबरदस्त जिगर को माशाल्लाह। जो है वो दिया हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त जी माशाल्लाह। हकीम बलीगुर रहमान साहब, आजकल कॉमन अल्ट्रासाउंड जब करवाया जाता है तो फैटी लिवर जो है लोगों को बहुत हो रहा है, तो जी क्या वजह है इसकी? फैटी लिवर क्यों इतना हो रहा है? क्या हमारा लाइफस्टाइल या हमारी खुराक के अंदर कोई कमोबेशी है? जरा देखिए, प्लीज इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में हमारी जब से डाइट्स ख़राब हुई हैं उससे हमारी लिवर के ऊपर फैट्स ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। जैसे हमारी खुराक में ख़मीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी खुराक में कोला मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है, हमारा नाश्ता लेट हो गया है और हमारा रात का खाना लेट हो गया है। उसमें फिर ये होता है कि जो हमारा मैदा है जब वो लेट डाइजेस्ट करेगा तो लिवर चूँकि एक डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी बॉडी का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ख़राब हो जाती है। जबरदस्त। जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन वीक होता है वहाँ डिजीज़ फैलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। जैसे अब आम रूटीन में लोगों को एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉमन रहता है, इशू है। बहुत कॉमन जी इशू जी। है। किसी के बर्निंग हो रही है, किसी को डकार आने शुरू हो जाते हैं, बब्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बेसिकली ये होता है कि वो मैदे के और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान स्वेलिंग हो जाती है, जी जी। जिसकी वजह से मैदे को प्रॉपर डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ग्राइंड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जब वो ग्राइंड प्रॉपर नहीं होता है तो फिर लिवर उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं करता है। ओके ओके। जब वो प्रॉपर नहीं करता तो उसके ऊपर जो उसकी फंक्शनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होनी शुरू होती है और उसके ऊपर फैट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पर्दे के अंदर कवर होता है। और जिस तरह सकिंग और ब्रीथिंग होती है, जी। सेम हमारे ऑर्गन्स की भी उसी तरह ही होती है। जबरदस्त। जैसे जैसे उसकी ब्रीथिंग वीक होती जाएगी उसके ऊपर फैट्स या स्कार्स इकट्ठे होने तो शुरू हकीम हो साहब, जाएंगे। इसमें कौन सी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जो हम ये फैटी लिवर से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खमीर का इस्तेमाल नाश्ते में बंद कर दिया जाए। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप खमीर इस्तेमाल करते भी हैं तो उसके साथ चाय जौन सी है उसका वक्फा कम से कम आधे पौने घंटे का वक्त रखें। यानी कि जो आप एक डाइट लेते हैं, जी। जो सेकंड डाइट आप लेते हैं उसमें कम से कम मिनिमम आधे घंटे का वक्फा होना ठीक हो चाहिए। उसमें ये फंक्शन होता है कि जो आप एक चीज़ खा रहे हैं तो वो आधे घंटे बाद डाइजेस्ट होकर मैदे के निचले हिस्से में चली जाती है और फिर लिवर के आगे एंजाइम आने शुरू हो जाते हैं, लिवर को मिलने शुरू होते हैं, गाल ब्लैडर की तरफ जाता है, पैंक्रियाज से एंजाइम आते हैं, स्प्लीन से आते हैं, उसमें फिर एक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोलैबोरेशन आनी शुरू हो जाती है। अच्छा हकीम जवाद इशफाक साहब, ये जो क्लासिफिकेशन आ गई हैं जिगर के अमराज, चूँकि एक जिगर तो एज अ होल एक पूरा एक ऑर्गन है माशाल्लाह, बल्कि एक फैक्ट्री है पूरी, लेकिन हमारी ये जदीद जिद्दत में अब ये मुख्तलिफ बीमारियां आ गई हैं जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी ई। तो ये क्या है, ये किस किस्म की बीमारियां हैं और इसका थोड़े बताएं अवाम को कि ये ए और ई जो है ये कौन सा जॉइंटस है, यरकान है, या और बी और सी जो है ये वायरल डिजीज कौन सी है, इसका बताइए। जी, हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन मसला है इस टाइम वर्ल्ड का, जी और ऑलमोस्ट 60,000 लोग जो है उनकी डेथ हेपेटाइटिस से हो जाती है हर साल वर्ल्ड वाइड। तो 60,000 लोगों की जो डेथ है वो हेपेटाइटिस की वजह से हो जाती है। बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह है ये, और बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, और पाकिस्तान का भी ये बड़ा मसला है हेपेटाइटिस जो है।
अब हेपेटाइटिस की जब हम बात करते हैं, जैसे भी आपने इसकी टाइप्स की बात की है कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, जी ई जी है, एफ है, जी तक बिल्कुल। इसकी जो है वो टाइप्स हैं। ठीक तो ये हम जब भी बात करते हैं इन टाइप्स की, तो ये है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। ठीक है। इनके जो हेपेटाइटिस ए है तो उसका वायरस HIV है, हम्म। जो बी है उसका HBV है, जो सी है बिल्कुल। उसका HCV है। तो ये है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस वायरल ही होगा। हेपेटाइटिस और भी तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, हाँ जो हाँ। लोग शराब पीते हैं उनको जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता बिल्कुल है। इसी ठीक। तरह बाद किसी का लीवर रप्चर होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश है। बिल्कुल तो सही। जिगर की सोजिश जो है, जहां उसकी एक वायरस कॉज है, वहां दूसरी इसकी जो वजूहात है वो भी शामिल है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे कॉमन और सबसे मशहूर जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है, हम्म। तो हम वायरल हेपेटाइटिस के हवाले से अगर बात करें, तो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E में से जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जी जी। जिसमें 96% लोगों की डेथ जो है वो हेपेटाइटिस B और C की वजह से होती है। अच्छा। जबकि बाकी हेपेटाइटिस जो है उनका डेथ रेट इतना नहीं है जितना नहीं। B और C का है। तो बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E के अंदर अगर हम देखें, तो हेपेटाइटिस B और C का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी बाकी हेपेटाइटिस से मुख्तलिफ है। जी तो बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस A हो गया, E हो गया, ये आपको पता है कि गंदे पानी से फैलते हैं, जी गंदी बिल्कुल। खुराक से फैलते हैं। कोई ठीक हो एक गया। ऐसा पर्सन है जिसका फ्लूइड आपके अंदर इवन चला गया, मैं समझ गया। जो बिल्कुल पहले सही। से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उस दूसरे सेकंड पर्सन को भी जो है वो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस A और E, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि जॉन्डिस जो है उसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो गंदा पानी और गंदी खुराक है, जो बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस A और E कॉज कर रहे हैं। जबकि हेपेटाइटिस B और C की तरफ जब हम जाते हैं, तो हम्म। हेपेटाइटिस B और C में गंदे पानी का उस तरह से रोल नहीं है, बल्कि इसके अंदर फिर डिफरेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। कि फॉर एग्जांपल किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हम्म। या बॉडी फ्लूइड आपके पास किसी भी तरीके से पहुंच गया, फॉर एग्जांपल कोई नीडल सिरिंज चेंज नहीं की और उसी नीडल से कर दिया, बिल्कुल सर्जिकल सही। ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं किया और उससे कर दिया, तो बिल्कुल ये सही। इसी तरह जो है वो सेक्स के दौरान जो है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर भी हेपेटाइटिस B और C जो है वो ट्रांसफर हो ट्रांसफर हो जाता है। सकते हैं। इसी तरह मदर जब अपने बेबी को फीड करवाएगी, तो उसमें भी वो भी हेपेटाइटिस चांस B जो होता है है। वो नहीं, वो ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। हेपेटाइटिस B जो है इसके वो भी। बिल्कुल ट्रांसफर सही। हो जाता है, क्योंकि इसका जो है वो मैटरनल रूट भी जो है वो मौजूद है। बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है कि हेपेटाइटिस जो है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप के एक बिल्कुल। पर्सन से अच्छा सर, दूसरे ये पर्सन में बताइए मुंतकिल कि होते हैं। जैसे अब आपने बताया कि हेपेटाइटिस के अंदर ये B C बहुत डेंजरस है और इसमें सबसे ज्यादा शरह अमवात है। तो एक हम सुनते हैं कि जिगर सिकुड़ गया, लिवर सिरोसिस है, फिर जी डिकम्पनसेशन होती है। जी तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या वर्स पोजीशन है, आखिरी स्टेज है क्योंकि इसको नाकाबिले इलाज, एलोपैथिक में तो जी जी इसको कहते हैं कि लालाज है लिवर सिरोसिस। जी। तो क्या तिब के अंदर लिवर सिरोसिस का कोई ट्रीटमेंट मौजूद है सर? अच्छा, लीवर सिरोसिस होता क्या है? जी। लीवर सिरोसिस जो है, इसका जो वजह है वो हेपेटाइटिस है। बिल्कुल ठीक। जब हेपेटाइटिस लंबे अरसे तक रहता है और हम्म। उसको जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता, और उसका जो वायरस है उसको खत्म नहीं किया जाता, तो जब किसी भी जगह पर लंबे अरसे तक जो है वो सोजिश रहती है, इल्तिहाब रहता है, तो फिर ये वहां पे जो है वो एक परमानेंट चेंज आ जाता है। यानी वहां पे कहते हैं कि फाइब्रोसिस हो जाती है, बिल्कुल सही। फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स की डेपोजिशन हो जाती है, जो उसके स्ट्रक्चर को परमानेंट चेंज कर देती है। ओके, टेक्सचर उसका डिस्टर्ब उसका होता है। टेक्सचर जो है वो डिस्टर्ब हो ओके जाता है। ओके ठीक है, ओके। तो इसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। यानी लीवर सिरोसिस के पीछे कॉज क्या है कि इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक जो है वो रही मैं है, समझ और गया। वो इन्फ्लेमेशन जब क्रोनिक के फेज में होती हुई, फिर आखिर लीवर सिरोसिस यानी कि फाइब्रोसिस का जो है वो सिकुड़ने का सबब यानी बन गया। अल्टीमेटली अगर आप परहेज नहीं करेंगे हेपेटाइटिस में, तो क्रॉनिक लीवर डिजीज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जी एसिडोटिक बिल्कुल, चेंजिंग में। लीवर सिरोसिस तो में सर चेंज हो जाता है। इसमें आप माशाल्लाह बड़ा इल्म रखते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली जब आम शख्स है वो अगर अपना ये कौन सा टेस्ट करवाए जिससे डायग्नोज होगा कि हम इस पोजीशन में है? देखिए, जहां तक वायरस की बात है कि पहले जो सिम्टम आते हैं वो तो इंसान को जॉन्डिस, पीलापन हो जाता है, तो ठीक वो है। उसकी भी वजह है कि उसमें इंसान में जो है वो जो पिगमेंट है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। असल में हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर होती है, और उसका तोड़ना जो है वो लीवर का काम है। हाँ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब टूटती है ना, तो उसकी जो एंड प्रोडक्ट बनती है, आखिरी प्रोडक्ट, वो बनती है बिलिरुबिन। हम्म। और बिलिरुबिन हमारे जिस्म से जो है वो खारिज होती रहती है। बिल्कुल। तो बिलिरुबिन जो है उसका कलर होता है येलो।
और इसी वजह से हमारे फीसिस का कलर जो है, पखाने का रंग भी येलो इस वजह से होता है कि उसमें बिलिरुबिन शामिल होती है। ओके अब बिलिरुबिन जब जिस्म से सही से नहीं निकल पाती तो उसका लेवल जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके जब जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसान की आंखें और ये पीला होना शुरू हो जाता है, मुंह का तो जायका उसमें यरकान कड़वा हो जिसको जाता कहते है, हैं, मुंह का बिल्कुल जायका कड़वा हो जाता है, भूख नहीं लगती, वजन की बिल्कुल कमी, बिल्कुल। ये सारे सिम्टम उसमें जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो बिलिरुबिन का जो लेवल बढ़ है तो उसमें हमने सबसे पहले तो बड़ा कॉमन सा टेस्ट है, हमारी ऑडियंस भी इसको समझती है, जी एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम डायरेक्टली जो है वो उसके एंजाइम्स को देख रहे होते हैं, ओके एएलटी को, एएसटी को, बिलिरुबिन के लेवल को। तो बिल्कुल। उससे हमें जो है वो आइडिया हो तो जाता है। नॉर्मली सर कितना एंजाइम होता है एलएफटी में, जो नॉर्मल एंजाइम? वो डिफरेंट किट के साथ डिफरेंट रेंजेस होती हैं, ओके वैसे 50 तक इसकी जो है वो वैल्यू रेंज होती है। है। ओके तो ओके बाकी लैब वैल्यूज वेरी करती हैं, जी मैं लैब समझ टू गया। लैब भी वेरी करती हैं। ठीक हो गया। तो उसको नॉर्मल वैल्यू जो भी है इंस्ट्रक्टर की, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की, तो जब हम ये देखते हैं कि ये सिम्टम आना शुरू हो गया है कि उसमें जो एलएफटी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, तो फिर हमारे जहन में आता है कि हम इसका वायरल हेपेटाइटिस जो है वो चेक ठीक है करवाते हैं। तो उसमें बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है, एंटी एचसीवी और एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एच बी एस ए जी, जी एस ए जी। तो उसमें हेपेटाइटिस जो सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी की, ये कॉमन सा टेस्ट है, किट से जो है वो ये परफॉर्म होता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये बिल्कुल इसको जो है वो पर्सन को हेपेटाइटिस बी या सी है। जी लेकिन ये जो कंफर्म डायग्नोसिस है, इसके लिए फिर आगे मजीद टेस्ट हैं, जिसमें अलाइजा है और पीसीआर है। जी जी बिल्कुल। अलाइजा के ऊपर या पीसीआर के ऊपर जो असल में जो कंफर्मेशन होती है, जिसका कह लें कि आप ऑथेंटिसिटी अथेंटिक है, वो है पीसीआर टेस्ट। कि पीसीआर। पीसीआर टेस्ट जब हम हेपेटाइटिस बी और सी के लिए करवाते हैं और वहां जाके अगर वो पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है या उसका वायरल लोड इतना आ जाता है, जी तो उस बेस पर हम जो है ये हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि डॉक्टर इस साहब पर्सन इसमें को। पीसीआर भी दो होते हैं, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, जी इनका जी। क्या डिफरेंट है दोनों का? जो क्वालिटेटिव पीसीआर है वो हमें जस्ट ये डिटेक्शन देता है कि वायरस है या नहीं है। राइट राइट। जो क्वांटिटेटिव पीसीआर है ये बताता है कि वायरल लोड कितना है, ओके ओके ओके, यानी बॉडी के ट्रीटमेंट के अंदर लिए वो वायरस आसानी जो होगी है वो इससे। कितना है। तो जो हेपेटाइटिस सी के लिए किया जाता है ना, वो क्वालिटेटिव पीसीआर किया जाता है। बिल्कुल ठीक जो बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी है इसके लिए क्वांटिटेटिव पीसीआर किया जाता है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उसका बॉडी के अंदर लोड चेक करके फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जबरदस्त। जैसे 20,000 यूनिट तक जो अगर लोड है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, लेकिन उससे ऊपर जाना शुरू हो तो फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट। तो वो बिल्कुल हमें क्वांटिटेटिव पीसीआर से ही पता लगेगा कि इसका लोड कितना है। जबरदस्त। जो हेपेटाइटिस सी है उसमें जब हम क्वालिटेटिव पीसीआर करवाएंगे तो जस्ट वो उसमें लिखा आ जाएगा डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। डिटेक्टेड है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा डिटेक्टेड। तो डिटेक्टेड है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, नॉट डिटेक्टेड तो इसका मतलब है नेगेटिव है, मरीज को ओके हेपेटाइटिस ओके ओके। नहीं है। अच्छा हकीम साहब, मुख्तसर साहब ये बताइए कि इसमें तिब के अंदर कौन सी अद्वियात मौजूद हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं? मुख्तसर सा जवाब दें, फिर हम ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह जी, इसको। इसमें एक तो अगर आप कंपाउंड में जाएंगे तो माजून दबिदुल यूज इस्तेमाल होती है। अगर लिवर के ऊपर फैट्स हैं तो मको का इस्तेमाल किया जाता है। जबरदस्त। और अगर इसमें सरोसिस आ रहा हो तो गुल नीलोफर का इस्तेमाल किया जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके साथ साथ जौन सा है सनामकी इस्तेमाल होती है और माशाल्लाह। मुख्तलिफ कंपाउंड्स में यूज़ की जाती है लिवर और से सना मक्खी रिलेटेड। की रेफरेंस है, एंटीवायरल बिल्कुल एंटीवायरल ये है, एंटी, एंटीजर्मेटिक है। बिल्कुल। इसमें मेहंदी के पत्ते यूज होते हैं, वो अच्छा एंटीवायरल है माशाल्लाह, और मेहंदी की किलिंग के पत्ती। लिए बड़ी, जो वायरस किलिंग के लिए मेहंदी बड़ी मुस्तमिल है। और माशाल्लाह आपको माशाल्लाह। जख्मों के ऊपर भी लगाने के लिए एज ए पेस्ट भी यूज होती है। जैसे कोई सोराइसिस का पेशेंट है, उसको स्किन सोराइसिस हुआ है, उसके ऊपर आप जब करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इसके साथ साथ फिर अगजिया में आ जाते हैं, कद्दू शलजम वगैरह अच्छा माशाल्लाह। इसमें इस्तेमाल करवाते हैं। सब्जियां इसमें बड़ी मुफीद हैं। बड़ी मुफीद रहती हैं। इसके साथ साथ जौन सा है अक्सीर जिगर सिरप हैं, टैबलेट्स हैं, वो यूज़ करवाई जाती हैं, जिनमें नौशादर है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स यूज़ होते हैं जबरदस्त। जो लिवर से रिलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। तो हकीम सर इसमें ये एक चुकंदर के वाले से हमें पता लगता है कि ये चुकंदर बड़ी फायदेमंद चीज़ है जिगर जी के जी लिए, तो इसकी भी वफादियत कोई है इसमें? जी, चुकंदर देखें रिच फॉर्म ऑफ आयरन है। जबरदस्त। ठीक है बिल्कुल। ना। अब उसमें जब से लिवर चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर है, और जब बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है या आपका ईएसआर रिपोर्ट में हाई हो रहा होता है,
तो उसमें आप चुकंदर को एज ए सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी और बहुत ज़बरदस्त सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी। और जिगर के अमराज के ऊपर आप यकीन कीजिए, जो हमारे कोरोना तिब्बा थे वो कहते थे कि सेहत से अच्छी नहीं है कोई शय, दोनों जहां की मुसरत इसी में है। और सेहत होगी तो आप अपने दुनियावी मामलात और उखरी मामलात जो हैं वो तरीके ऐसा अंजाम दे सकते हैं। देखिए, अच्छी सेहत होगी तो आप नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं, और अच्छी सेहत होगी तो आप हज जैसी अजीम इबादत जो फ़र्ज है साहिब इस्तात पे वो कर सकते हैं। सेहत अच्छी होगी तो आप रोजे रख सकते हैं। यानी सेहत से अच्छी इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है। दुनिया का आपके पास पैसा हो और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, वो आपके लिए बेसूद है, उसका कोई फायदा नहीं। तो हम अपने इस टॉपिक पे दोबारा से आते हैं अपने हुक्मा की तरफ। हकीम जवाद इशफाक भाई, ये बताएं कि ये जो तिब के अंदर क्या रिसर्च हो रही है लीवर डिजीज के ऊपर, पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्री है जिगर के अमराज। और अब पहले कई दवाइयां आई लेकिन उनके कोई रिजल्ट भी उस तरह नहीं आए। इंटरफेरोन आई, रेबाविरिन आई, एलोपैथिक के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें आई, हर्बल के अंदर भी हेप्टाकेयर करशी ने किट लॉन्च की। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये चीजें फिर वक्त के साथ साथ कोई 40% कोई 30% सक्सेस रेशियो पे रही। क्या अब कोई ऐसी रिसर्च मौजूद है पूरी दुनिया में जो लीवर की तमाम बीमारियों को एड्रेस करती हो? देखें, जो डिजीज होती है ना वो, अब फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं ना, तो वायरस जो है वो अपने वेरिएंट पैदा करता चला जाता है। एक टाइम गुजरता है, टाइम के साथ साथ वायरस भी अपने अंदर जो है वो चेंजेस, अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर जो है वो चेंजेस ले आता है। जी तो इस वजह से आप देखते हैं कि वायरस जो है, यूं समझ लें कि उस खास जो मेडिसिन है उससे वो समझ लें इम्यून हो जाता है, कि ओके। वो उसके ऊपर असर नहीं कर पाती। तो उसकी रीजन यही है कि जैसे अब हेपेटाइटिस सी है, जी इसकी वैक्सीन तो अभी तक नहीं है ना। हाँ वैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं आई? तो उसकी एक रीजन, डिफरेंट रीजन में से एक रीजन ये भी है कि वो अपना जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज करते हुए डिफरेंट वेरिएंट जो है वो प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना में देखा कि कोई इसका कोई वेरिएंट आ रहा है, कोई 19 वेरिएंट आ रहा हाँ है, कभी कोई वेरिएंट आ रहा है। तो इसी तरह वायरस जो है उसने अपना जिनोम जो है वो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग लाते हुए, अपने आप को रेजिस्टेंट करते हुए, वो इस वजह से जो है वो मेडिसिन जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। ओके अब ओके। ये जो बात है ना कि मेडिसिन आती रहेंगी, हम्म। मेडिसिन जो है वो कोई आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि शुरू में काम कर रही है, उसके बाद वो काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि वायरस अपने आप को, अपना जिनोम को वो उस हिसाब से चेंज कर चुका है। तो वो अब उसके लिए हमें नई रिसर्च करके नई मेडिसिन जो है वो लेकर आना पड़ेगी। तो बिल्कुल इसलिए सही। आप देखते हैं कि शुरू से आज तक हर दफा हम देख रहे हैं नई से नई मेडिसिन मार्केट के अंदर जो आती हैं, और डिफरेंट रिसर्च के ऊपर। तो यूं रिसर्च जो है वो हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल जहां सही। तक बात है हर्बल रिसर्च के हवाले से, तो बहुत सारी एंटीवायरल हर्ब्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके ऊपर जबरदस्त बेशुमार रिसर्च जो है वो मौजूद है, जो कि जबरदस्त हेपेटाइटिस के जबरदस्त ऊपर इफेक्ट माशाल्लाह। करती है। मिसाल के तौर पर आपको भी इस बात का पता है कि जी करक्यूमा लौंगा जो हल्दी है, हाँ बिल्कुल। हल्दी। हल्दी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है। बिल्कुल ऐसी। और हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, दोनों के ऊपर जो है वो इसका, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च जो है वो मौजूद है बिल्कुल सही। कि हल्दी जो है वो दोनों टाइप ऑफ वायरसेस के लिए जो है बिल्कुल। वो एंटीवायरल इफेक्ट रखती है। और इवन इसके अंदर ये भी पावर है कि ये पीसीआर को नेगेटिव कर जाती अच्छा, है, खाली हल्दी की देखें हम अगर हल्दी हम बात आम करें, सी हमारी किचन रेसिपी है। किचन रेसिपी। और हाँ ये हल्दी चूंकि बड़ी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिल्कुल अब सही। हेपेटाइटिस में चूंकि सोजिश भी है, अब सोजिश को भी खत्म करना है, जबरदस्त इल्तहाब को भी, जबरदस्त। तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस भी देखें, है। हमारा ये प्रोग्राम खवातीन के लिए भी बड़ा नेमत है कि आप अपने खानों के अंदर हल्दी का इस्तेमाल भी कसरत से करें। और हमारे यहाँ ये अक्सर खवातीन ने, ये जब से कंपनीज के सिंथेटिक मसाले आए हैं, जो हमारे घरों के अंदर मसाले आते थे, वो मसाले भी हमारी कई बीमारियों को खत्म करने का बायस होते थे। बिल्कुल। तो ये जैसे जवाद अशफाक साहब ने बताया कि हल्दी, तो मैं नाजरीन को ये कहूंगा कि अपने खानों के अंदर हल्दी का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर बेस पे करें। जी सर प्लीज। तो ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये हम जो सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करते थे, अजवाइन इस्तेमाल करते थे, इन सारों की आपको पता है कि हाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर है। और अक्सर ये
मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो मसाले हमारे घरों में ऐड हुए हैं ये भी बड़े सगीर को कमान ने ऐड करवाए थे, हाँ जी, हाँ जी, ताकि बिल्कुल बीमारियों से जो है वो लोग बचे रहें। बिल्कुल ऐसी। तो अब ये जो डिफरेंट कंपनीज के मसाला जात की तरफ लोग चले गए हैं, इनको वापस उस तरफ आना चाहिए, और ये एज अ प्रिवेंटिव मैयर, जिसको आप हिफ्ज़ मातकद्दुम कहते हैं, के जबरदस्त तौर पर जबरदस्त। आप अपने घर के मसाले जो है वो हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर इतने इस्तेमाल करें, ठीक। और ऐसी चीजों का इस्तेमाल जी करें जी। जो आपको बीमारियों से प्रिवेंट कर रही हैं। तो जवाब भी एक जड़ी बूटी है ऊंट कटारा, उसका पूरी दुनिया में बड़े जी रेफरेंस मिले हैं, तो उसके बारे में भी सुना है, ये एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती जी है। बिल्कुल, ऊंट कटारा जो है वो सिलीमाइरिन, जी जी। इसके टैबलेट भी आती है, सिलीवर टैबलेट एबट हाँ, कंपनी की। बेसिकली वो भी हर्बल मेडिसिन है, और उसका बिल्कुल भी हेपेटाइटिस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा। हेपेटाइटिस बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो है वो इफेक्ट है। जिस तरह अभी हकीम साहब ने ब्रेक से पहले मको के ऊपर बात की थी, जी जी जी। तो मको जो है उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटीवायरल तो नहीं, लेकिन हाँ, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो बड़ा अच्छा सोजिश को है उतारने सोजिश में। को कम करने के लिए। जबरदस्त। इसके साथ साथ अफसन 3 का आप सुनते हैं कि बड़ा हाँ, जबरदस्त। अफसनतीन भी हमारी बड़ी पुराने जो जी, पुराना तिब्बत थे उनका बड़ा इस्तेमाल होता था। और वो वाकई ही लीवर के अंदर एंटीवायरल क्या जो है वो बात है। प्रॉपर्टी रखती है, और हेपेटाइटिस को गेम ठीक करने आजकल में मदद। धमासा बूटी का बड़ा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक बड़ी आवाज है, धमासा बूटी धमासा बूटी। और वो जिगर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखती है, कार्सिनोमा में एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या ये धमासा बूटी के भी कोई रेफरेंस हाँ है? बिल्कुल, फेगोनिया दमासा बूटी जिसको जी कहा जी जी जी। जाता है, इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सारी मौजूद हैं, जबरदस्त। और इसके ऊपर रिसर्चेस भी बहुत सारी जो है वो मौजूद हैं कि वाकई ही ये एंटी कैंसरस जो है वो प्रॉपर्टी माशाल्लाह। रखती है। हकीम बलीगुरमान साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। जैसे हकीम साहब ने बताया कि बहुत सी रिसर्च हो रही है। अब ये बताएं, आजकल के जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते, जी जी। और नाश्ता करें भी तो स्कूल जाके वो कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जो है उसके साथ उनका नाश्ता होता है, और रात को घर आके सो जाते हैं, और सुबह रात को जब उठते हैं तो बेड पे ही उन्होंने बर्गर शवारमा या पिज्जा मंगवाया और वहीं सो गए। तो जी। जब ये हमारा लाइफस्टाइल होगा, और ये बच्चे जो आज के बच्चे जिन्होंने कल का मुस्तकबिल और एक रोशन मुस्तकबिल बनना है, तो क्या आप पैगाम देंगे लोगों को कि ये अपनी डाइट को किस तरह बेहतर कर सकें? देखें, सबसे पहले तो ये हो जाता है कि आप जब सुबह उठते हैं आपको एनर्जी की ज़रूरत है। जी जी। आपके एनर्जी आपकी कहाँ से आएगी? आपके मैदे से, आपके जिगर से, इंटरनल सिस्टम से आएगी। और वो कहाँ से लेंगे? आपकी खुराक से। अब खुराक में अगर आपके खमीर ज़्यादा है बिल्कुल। तो सेम वो वही वही कि जैमिंग का काम करेगी खमीर इंटरनल सिस्टम में जाके, कि उसने मैदे के ग्राइंडिंग सिस्टम को फ्रीज करना शुरू कर देना है। ठीक है। अब उसमें जैसे हकीम साहब ने बताया कि ज़ीरा, हल्दी, ये काली मिर्च, ये चीज़ यूज़ होती हैं हमारी मेडिसिन में लिवर के हवाले से। तो सेम इसी तरह जब हम सालन का इस्तेमाल करते हैं अपने नाश्ते में, तो उसमें सारी चीज़ें डलती हैं। ठीक है। हल्दी डलती है, सफ़ेद ज़ीरा डलता है, साबुत धनिया डलता है, जी जी। उसमें काली मिर्च है, काली अजवाइन मिर्च है। है, अजवाइन बिल्कुल है, ऐसे। ये सारी चीज़ें अदरक हमारी लहसुन के बड़े मेडिसिन में यूज़ जबरदस्त होती रिजल्ट हैं हैं। जी, माशाल्लाह। तो आपका सालन तो फुल ऑफ मेडिसिन है। बिल्कुल। और तो अगर आप सालन नहीं इस्तेमाल करते, आप कोई शामी बना लें। अगर आपने स्लाइस ही लेना है तो उसको आप कोई शामी लगा के उसके साथ लें, उसके साथ चाय ना लें। बिल्कुल ऐसे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना हेल्दी आपका नाश्ता होता है, क्योंकि आगे सारा दिन वर्किंग करनी है आपकी बॉडी में, आप सुबह सुबह अगर स्लाइस या ऐसा लो नाश्ता करके जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी डेफिशिएंसी का शिकार होना शुरू हो जाती ओके है। ओके ओके। जब वो डेफिशिएंसी का शिकार होती है, ज़ाहिर है आपकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपके आरबीसीज पे भी, आपके ब्लड के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर असर पड़ता है। तिब चूंकि चलती है मिजाज के ऊपर, तो जब मिजाज आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें भूख का कम लगना। बच्चे कहते हैं हमें भूख ही नहीं है। जब रात को लेट खा के सोएंगे तो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी। जब वो नाश्ता नहीं करेंगे, जब वो उसी तरह स्कूल चले जाएंगे, जो एक अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी में रखी हुई है वो उस पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी एक रूटीन में वो जब इस चीज़ में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी वीक होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। जब वो इम्यूनिटी वीक होती है, फिर बच्चों की लामहला ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, उनके जहनी जो है अहलियत, उस पर भी असर पड़ता है। आजकल बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत पाया वो जाता है। इसलिए कि वो फिर बॉडी के अंदर फर्टाइल ब्लड नहीं पैदा होता। ओके ओके। ब्लड तो पैदा होता है, लेकिन जो उसके अंदर फर्टिलिटी होती है ना, वो यानी नहीं उसकी जो पैदा न्यूट्रिशन होती, है जो बॉडी को वो नहीं न्यूट्रिशन मिल पाती। क्योंकि उससे फिर जो ब्लड थिकनेस का शिकार हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन का अमल है ना, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ओके। जितना आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल स्लो होता है, उसमें आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा जवाद शाह साहब, ये हमारे यहाँ सुनते हैं कि जी सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करें, और दोपहर का खाना दरवेशों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। बिल्कुल। तो ये क्या, ये जो मसाल दी जाती है, इसका कोई वाकई हेल्थ के साथ ताल्लुक है? जी बिल्कुल, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है।
देखें, हमारे जिस तरह अभी ये बातें हो रही हैं बार बार कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड। जी जी। जंक फूड जो है इसने बल्कि हर प्रोग्राम में हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जंक फूड ने हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको बड़ी बुरी तरह से जो है वो डैमेज किया है। बिल्कुल सही। हमने जब ब्रेड के ऊपर आए हैं, अभी खमीर की बात हो रही थी कि ब्रेड है या बन है या कोई भी अगर पिज़्ज़ा शवारमा या उसकी भी है कुलचा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी डेंजरस हैं और इवन आप यकीन करें कि ये हमारे डीएनए तक को डैमेज करती हैं। ये डीएनए लेवल पे जाके जो है वो डैमेज कर रही हैं और इसकी वजह से बेशुमार मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। ओके। और उसमें जो अभी हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर की, प्रोग्राम में हमने 2 दफ़ा जी इसका जी। जिक्र किया। फैटी लीवर का जो सबसे, हमारे एक जेनेटिक्स के टीचर कहा करते थे कि इंसान जिंदगी में एक दफ़ा बर्गर खा लेना तो उसका लीवर फैटी हो जाता है। अच्छा, देखें कितना नुकसान है इसमें। तो इतना डेंजरस है और ये यहाँ डेली हमारे बच्चे लिए, खाते हैं। और यहाँ डेली बचे हमारे खाते पेशेंट नाश्ते आते में हैं। नाश्ते में चल रहा अभी है। पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा मैंने 5 साल, चूंकि मैं लाहौर में अब्रॉड में थोड़ा दूसरे शहर में रहता था, बच्चे मेरे गांव में थे, तो 5 साल मैंने रात को शवारमा खाया और वो मैदे में के एक मूजी मर्ज में मुतला हुआ है। यानी कि ये एक कॉमन चीज बन चुकी है। आसान है ना, शवारमा लिया असल खाया। में वो ये जो अब जो कहते हैं कि वीट एलर्जी हो गई जी है जी या ग्लूटेन फ्री जी, डाइट सिल्क डिजीज जो हमारी चल रही है आजकल, बिल्कुल। ये भी खमीर से ही पैदा होती हाँ, है। ये बहुत कॉमन हो गई है, इसमें बहुत चूंकि बच्चे आ रहे हैं लार्ज आजकल सिल्क डिजीज में। इंटेस्टाइन का जो और स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ ज्वाइंट होता है, जी वहाँ जी। जब स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ जो एक स्लो जो पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हजम होना चाहिए, जब वो नहीं होता तो वो फिर उसको एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, गंदम से, चावल हाँ, से, ये सारी। वो फिर डॉक्टर्स कहते हैं आप ग्लूटेन फ्री डाइट लें, लेकिन बिल्कुल वो सही। उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहती है। बिल्कुल। अच्छा सर, जवाब साहब, इसमें ये देखें आजकल हमारे तरह तरह के ऑयल आ गए हैं, तो क्या कौन सा ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है? अब ये डालडा और कुकिंग ऑयल और बड़ी बड़ी नई कंपनियां आ गई हैं, तो तिब भी कोई बताए, रहनुमाई करती है तिब के कौन सा ऑयल हमारी बॉडी के लिए मुफीद है? जी, उसमें उससे पहले हम नाश्ते वाली बात जो है वो पूरी कर जी लें जी प्लीज। कि उसमें बात यह है कि सुबह का नाश्ता जो है वो हमेशा हेल्दी करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो रात को आपका स्टमक जो है वो खाली होता है, ओके। जब उसके अंदर खाना नहीं जाता तो वो एसिड प्रोडक्शन शुरू होती है, उसकी वजह से फिर पेप्टिक अल्सर और ये मसाइल जो है मसाइल बनते हैं। वो शुरू होना शुरू हो जाते हैं। और जब पेप्टिक अल्सर, जब एसिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल होती है, ओके तो ओके। फिर वो पेप्टिक अल्सर और ये सारे मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह दोपहर का खाना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अक्सर नहीं खाया करते थे, बिल्कुल सही। और रात का खाना ही जो है वो खाया करते थे, वो भी शाम। कम खाया करते थे, बिल्कुल शाम का ऐसे। या रात का खाना। वैसे शाम का ही बेहतर हाँ है, जी, रात को तो मगरिब के खाना बाद जो नहीं खाना चाहिए। खाए कभी। नींद से तो बिल्कुल पहले जो है वो खाना भी नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल। उल्टा आपके मेदे जिगर को जो है वो इफेक्ट करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुबह का नाश्ता और ये जिस तरह भी बार बार डिस्कशन हो रही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसने नाश्ता छोड़ दिया, नाश्ता छोड़ने की वजह से उनको जो है वो बेशुमार मसाइल जो है वो पैदा हुए हैं। हाँ, उनकी एक तो एनर्जी बहाल नहीं रहती, थके थके रहते हैं, जाहिर बात है खाएंगे तो एटीपी प्रोड्यूस होगी ना, तो ऑब्वियसली एटीपी बिल्कुल ऐसे आएगी तो आपके सेल्स और पूरी बॉडी वर्क करेगी ना। वर्क करेगी। तो इसलिए वो थके थके रहते हैं, गनूदगी में रहते हैं, और वो सही से अपना पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेजीपन और लेथार्जी ये फील होती हाँ है, जी। बिल्कुल ऐसी। तो ये इसकी वजह, जो बड़ी वजह है एक, जो नाश्ता ना करना भी है, तो बिल्कुल। नाश्ता सही से और अच्छा करना चाहिए, और उसमें रोटी खानी चाहिए, ना कि डबल रोटी खानी चाहिए, हाँ, क्योंकि यानी डबल हेल्दी रोटी। नाश्ता होना चाहिए हाँ जी। आपकी हेल्थ। और अब हम ऑयल के ऊपर आए तो डिफरेंट टाइप के ऑयल जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि देसी घी जो है जी जी। इससे बचें। क्यों बचें? कि ये कार्डियोवास्कुलर इश्यूज का जो है वो सबब बनता है जी, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसमें जी दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आज वही जो है वो रिसर्च दोबारा से कह रही है कि देसी घी ही इस्तेमाल करें। हम्म, ठीक है, तो वो इसलिए इस्तेमाल करें कि इससे कोलेस्ट्रॉल इस तरह से नहीं बढ़ता। बिल्कुल। और वैसे अब जो नई रिसर्च आ चुकी है वो तो ये कहती है कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ने से भी कोई मसला मसाइल नहीं शुरू होते, यानी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है नहीं। जितनी किसी जमाने में बनाई गई थी, और उसके ऊपर फिर जो है वो एक धड़ाधड़ कारोबार हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां जो है वो बेशुमार बिकी थी, या आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के साथ जो बाकी जो है वो, जिस तरह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बिल्कुल सही। एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना,
जी जी तो ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जो है ये दोनों का बढ़ना डेंजरस है, क्योंकि ये फिर हमारे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज की तरफ ले जाता है। लेकिन अकेले कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल सही। तो अब मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि देसी घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं इतना बढ़ता, जबरदस्त। और आपको वो खाना चाहिए, ठीक है। और जो एनिमल फैट इज मच बेटर देन जो है वो प्लांट फैट। जबरदस्त। जो फैट हम एनिमल से ले रहे हैं वो प्लांट वाली फैट से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो आज रिसर्च ये ओके। कह रही है कि आप मक्खन खाएं, देसी घी जो है वो राइट। खाएं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो भी आपको जो है वो उससे ना कोलेस्ट्रॉल बनता है, ना ट्राइग्लिसराइड्स, ना उससे एलडीएल बनता है, और वो भी बिल्कुल सही। आपको जो है वो बड़ा जबरदस्त है। और वो भी अफोर्डिंग नहीं है तो फिर हमारे पास सरसों का तेल है। सर देखें, पहले मेहमान आते थे तो हम उनकी खातिर तवाज़ो जो है वो मशरूबात से करते थे। कुदरती संदल जी है, जी। बजूरी है, और इसी तरह हम फल फ्रूट पेश करते थे। लेकिन अलमिया ये है कि आज बेकरी से हम दस्तरखान को सजाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से सजाते हैं। तो क्या ये आवाम को दोबारा इतनी बीमारियों में जो घिर चुकी है आवाम, दोबारा नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल 100% नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा, इसी में हमारी बका है। अगर हम वापस नहीं आते तो जो भुगत रहे हैं वो हम मजीद भुगतते रहेंगे। बिल्कुल सही। आज आप देखें कि हर घर में जो है वो शुगर का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई जिगर का मसला है, किसी को मैदे का मसला है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो खाली हो इन बीमारियों से। बिल्कुल तो उसके पीछे आप रीजन देखेंगे ना, तो ये सारी फूड जो है वो सबसे बड़ी रीजन है इसके बिल्कुल पीछे। सही। तो हमें वापस नेचर की तरफ, जितना हम नेचर की तरफ आ जाएंगे उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और बिल्कुल सही। उतना ही पाकिस्तान के अंदर बीमारियों की जो शरह है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जबरदस्त। चली जाएगी। हकीम साहब, बस हमारा प्रोग्राम आखिरी इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। मुख्तसर ये बताइए कि ये जो अ, इसकी हमारी जो मेन रीज़न है इसमें जॉइंटस जो है, आजकल ये क्लाइमेटिक चेंजिंग आती है तो यरकानी असफर जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें क्या आवाम परहेज करे? बच्चों को बहुत हो रहा है जॉइंटस, तो उसका जरा थोड़ा सा परहेज बता दें, टिप के अंदर क्या है? देखें, उसमें एक तो ये है कि कोला मशरूबात ज़रा से एहतियात करें। ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें। ठीक है। इसके अलावा जो खुराक है उसमें, जैसे हकीम साहब ने भी कहा कि जंक फूड का इस्तेमाल कम होना चाहिए। और एक ही टेम्परामेंट की जो ग़िज़ा जब आप ये लेते रहेंगे आगे पीछे, सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि चिकन ही है, अगर आपने दोपहर में भी चिकन ले लिया है, शाम में भी ले लिया है और रात में भी ले लिया है, तो वो एक ही टेम्परामेंट आता जाएगा। बिल्कुल तो बॉडी का टेम्परामेंट जब उस लेवल पे पहुंचेगा तो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होता है। कोई भी तो चीज़ हो फिर एतदाल में इस्तेमाल कीजिए। एतदाल में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हकीम जवाद इशफाक साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए अवामुन नास को, और हम बहुत मशकूर हैं आपका। और हकीम बलीगुरमान कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए और हेल्थ स्पेशल के अंदर आपने अपने मुफीद मशवरों से अवामुन नास को जो है ना मुस्तफीद किया। नाज़रीन, आपने जैसे देखा है कि इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं, और जिगर के अमराज के ऊपर हमारा जो कंक्लूजन वो यही निकला है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल पाने के लिए आपको सिंथेटिक चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप देखें कि हमारी हर वो जगह रिप्लेसमेंट सिंथेटिक चीज़ें ले ली जो कुदरत के करीब थी। पहले लोग मंजन इस्तेमाल करते थे तो दांत मजबूत होते थे। आज तरह तरह के महंगे तरीन टूथपेस्ट आ चुके हैं और लोग दांतों के अमराज में मुब्तला हैं। पहले आप पुदीने की चटनी खाते थे खानों के साथ तो लोग माशाल्लाह हजम भी होता था, और वो आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड, आपका यूरिक एसिड, आपके लीवर के अमराज से आप बच जाते थे। आज आप क्या करते हैं? सिंथेटिक चटनियाँ, केचप्स, मायोनीज का इस्तेमाल बढ़ चुका है। पहले वक्तों में इंसान जौ का दलिया और ये मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करता था, आजकल बेकरीज का इस्तेमाल बढ़ गया है। यानी आप अपनी हर चीज़ का आपने सिंथेटिक मुतबादिल निकाल लिया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खाना पीना तो एक अलग चीज़ है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, कि बेहतियाती भी बढ़ चुकी है बदपरहेजी के साथ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अच्छी सेहत पाने के लिए अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना होगा, और जो हमारे हुक्मा ने आपको बेहतरीन मशवरे दिए हैं इनसे इस्तेफादा हासिल करना होगा। और आप यकीन कीजिए कि अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी सेहत के लिए आज से तगदो शुरू कर देनी चाहिए। सुबह की सैर सेहत के लिए नहायत आला चीज़ है। और इसी तरह हमारे खानों के अंदर जो बेकरी आइटम है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको कम से कम कर दें तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी सेहत पाएंगे। आप अपने मेज़बान हकीम अताउर मसीह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।